Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about the Sales of Goods Act 1930. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे the difference between sale and agreement to sell. Let's start with the video lecture. सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेंगे ताकि हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर आ सकें. According to section 4, contract of sale means a contract where the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. इस definition के अंदर तीन चीजें important हैं. The first one is seller transfers. The second one is agrees to transfer. And the third one is property in goods. स्टूडेंट सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी इन गुड्स का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं. प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस द ऑनरशिप इन द गुड्स. गुड्स के ऊपर किसकी ऑनरशिप है. सो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर हमें यह कहा गया है वेयर द सेलर ट्रांसफर्स, जहां पर सेलर इमीडिएटली ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दे, और सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर, जहां पर सेलर ऑनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए एग्री कर रहा है to the buyer for a price. So seller transfers the ownership immediately, or seller agrees to transfer the ownership of the goods at some future time. So first case के अंदर जहां पर seller immediately transfer कर रहा है ownership को, it becomes a case of sale. Second case जहां पर seller agree करता है ownership को transfer करने के लिए, this becomes a case of agreement to sell. Let us take up two examples. हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स की बात यहां पर करेंगे. सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप. सेकंड, सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप. In the case of sale, when the property in the goods, when the ownership in the goods is immediately transferred from the seller to the buyer, this is termed as sale. Second, agreement to sell. When the transfer of the property in goods is to take place at a future time, are subject to fulfillment of certain conditions. जहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी फ्यूचर के अंदर, या जब कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी. दिस इज ए केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. सो स्टूडेंट, द बेसिक डिफरेंस इज सेल के अंदर ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये ऑनरशिप फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर की जाएगी. Thus a contract of sale may be a sale or it can be an agreement to sell only. हमें इन दोनों पॉइंट्स के अंदर बाकी के डिफरेंसेस को भी टेक अप करना है. मैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर दो एग्जांपल टेक अप कर रहा हूं. मिस्टर एस एक सेलर है. He wants to sell मोटर बाइक. मिस्टर बी एक बायर है. सेलर कहता है आई वॉन्ट टू सेल यू माई मोटर बाइक फॉर ₹20,000. डू यू वॉन्ट टू बाय इट. सेलर की तरफ से बायर को ये एक ऑफर दी गई है. सेलर अपनी मोटर बाइक 20,000 रुपये में बायर को बेचना चाहता है. बायर जवाब देता है यस आई एम विलिंग टू बाय इट. मैं इसको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हूं. तो बायर की तरफ से ये एक एक्सेप्टेंस होगी. इस ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला दिया जाए, देन देयर इज एन एग्रीमेंट. इन दोनों के अंदर ये इस बात का एग्रीमेंट हो गया फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ मोटर बाइक. सेलर इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर करता है और डिलीवरी बाइक की दे देता है. बायर उसी समय के ऊपर इस पर्टिकुलर बाइक की पेमेंट 20,000 रुपीज सेलर को दे देता है. दोनों पार्टीज ने अपना काम फुलफिल कर दिया. ऑनरशिप इज इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड. देन दिस इज ए केस ऑफ सेल. Let's move on to another example.
मिस्टर एस एक सेलर, मिस बी एक बायर। Seller wants to sell this car to buyer. Seller says, next month I want to sell you my car for rupees 10 lakh. Do you want to buy it? मैं अपनी कार 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसे खरीदोगे? मैं तुम्हें ऑनरशिप नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर कर दूंगा अगर तुम इस कार को खरीदने के अंदर इंटरेस्टेड हो। सेलर की तरफ से बायर को एक ऑफर है। मिस बी अपना जवाब देती है, आई एम विलिंग टू बाय इट। मिस बी की तरफ से ये सेलर को एक एक्सेप्टेंस है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। इन दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ दिस कार। बट कार की ओनरशिप नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर की जाएगी। बायर इसकी पेमेंट अभी भी कर सकता है या बाद में भी कर सकता है। सेलर ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट मंथ। जहां पर ओनरशिप फ्यूचर टाइम के अंदर ट्रांसफर की जानी है, इट इज ए केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। सो इस केस के अंदर ये एग्रीमेंट टू सेल का केस बन गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंसेस को देखेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बेसिस देखते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? वेयर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जहां पर दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया। स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने मोटर बाइक का केस लिया था जहां पर सेलर ने ऑनरशिप को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया और डिलीवरी भी दे दी। बायर ने पेमेंट कर दी। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को इंस्टेंटली परफॉर्म कर दिया। जब ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी जाए, देन दिस इज ए केस ऑफ सेल एंड वी कॉल दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज executed one. In the case of agreement to sell, it is executory contract, where both the parties to the contract have yet to fulfill their respective obligations. जिस केस के अंदर दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल आगे करना है, इट्स ए केस ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आपने कार के केस के अंदर देखा, सेलर ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट मंथ, बायर उसको पेमेंट करेगा नेक्स्ट मंथ, और हम मान के चलते हैं कि चलिएगा डिलीवरी भी नेक्स्ट मंथ ही की जाएगी। जहां पर दोनों पार्टीज को अभी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है, यह कहलाता है executory contract. So agreement to sell is of the nature of executory contract. I move on to the next point. Transfer of property. Transfer of property in goods means the transfer of ownership from the seller to the buyer. In the case of a sale, ownership of the goods is immediately transferred from the seller to the buyer. But in the case of agreement to sell, ownership future के अंदर ट्रांसफर की जाएगी. Ownership of the goods is to be transferred in future from the seller to the buyer. Now let's move on to the third point. थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म. क्या सेल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है या नहीं? आंसर इज नो. The contract of sale cannot be transformed to agreement to sell. एक बारी सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, yes, it can be changed. The agreement to sell can become a sale when conditions are fulfilled, subject to which property and goods is to be transferred. इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जब सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो फ्यूचर के अंदर ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. जैसे ही फ्यूचर के अंदर ऑनरशिप को हम ट्रांसफर करेंगे एग्रीमेंट टू सेल, उस समय इट विल बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो चेंज आएगा,
लेकिन सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। आई मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, right against. In case of a sale, the buyer gets the right against the whole world. A sale creates just in rem right, that is, it gives right to the buyer to enjoy the goods as against the world at large, including the seller. Buyer को seller के against भी अधिकार मिल जाते हैं और buyer को पूरे संसार के against अधिकार मिल जाएंगे। बायर उस पर्टिकुलर गुड्स को जिस तरह से मर्जी यूज करे, इस बात का अधिकार बायर को अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड मिल जाता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट ही हमें अधिकार मिलते हैं। हियर वी गेट्स द राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन। अगर सेलर गुड्स डिलीवर नहीं करता तो बायर सेलर के खिलाफ ही एक्शन ले सकता है। सेलर गुड्स को डिलीवर करता है फ्यूचर में, लेकिन बायर पेमेंट नहीं देता तो सेलर बायर के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यहां पर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही हम एक्शन ले सकते हैं और इस बात को हम नाम देते हैं एन एग्रीमेंट टू सेल। इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम राइट, दैट इज इट गिव्स ए राइट टू द बायर अगेंस्ट द सेलर टू sue फॉर डैमेजेस। यहां पर बायर को अगर गुड्स की डिलीवरी या ओनरशिप नहीं दी जाती तो बायर सेलर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेलर्स राइट ऑफ रीसेल। सेल के केस के अंदर इट इज नो, द सिंपल रीजन इज ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। जब ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई तो अब सेलर किसी और को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि हम अभी बात करेंगे। सेलर डज नॉट हैव द राइट टू रीसेल। सेलर इन चीजों को बेच नहीं सकता अनलेस ही इज अनपेड सेलर। सिर्फ एक हालात के अंदर सेलर को रीसेल करने का अधिकार दिया जाता है जहां पर सेलर को पेमेंट नहीं की गई। सेलर इज अनपेड सेलर। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, seller gets the right to resell it. Seller have the right to resell because the ownership has not been transferred till now. अभी तक हमने ऑनरशिप को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया, सेलर ही उसका ऑनर है, तो सेलर एक एग्रीमेंट करने के बाद भी उस वस्तु को किसी और को बेच सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू रिकवर प्राइस। इन द केस ऑफ सेल, यस, सेलर ने बायर को गुड्स बेच दी, बायर पेमेंट नहीं करता, उस केस के अंदर बायर कैन बी sued फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स इन केस ही रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस। सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी लेकिन बायर पेमेंट नहीं करता, उस केस के अंदर सेलर बायर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, केस फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर नो, buyer can be sued only for the loss caused to the seller by his default. सेलर गुड्स की ऑनरशिप देना चाहता है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, लेकिन बायर उसको रिफ्यूज कर देता है। यहां पर सेलर बायर से प्राइस को रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर सेलर चाहे तो जो नुकसान उसको हुआ है बायर के ना खरीदने से, वो बायर से उसकी डिफॉल्ट के लिए कंपनसेशन को रिकवर कर सकता है। The next point is incidence of risk of loss. इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का लॉस हो जाए, चीज का नुकसान हो जाए, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका लॉस कौन बियर करेगा? सेल के केस के अंदर बायर। आंसर इज वेरी सिंपल, द ओनरशिप इज ऑफ बायर। सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, जिस व्यक्ति की वस्तु की ओनरशिप होगी उसी को लॉस बियर करना पड़ेगा। बायर मस्ट बियर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी गुड्स का लॉस हुआ है बायर उसको बियर करेगा। सेलर की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ओनरशिप सेल के केस के अंदर ट्रांसफर इमीडिएटली हो गई। लेकिन इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सेलर ही उस गुड्स का ऑनर है और अगर ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, देन द सेलर हैज टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले
मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। ऑफिशियल असाइनी का क्या मतलब है और ऑफिशियल रिसीवर का क्या मतलब है। सबसे पहले हम ऑफिशियल असाइनी को डिफाइन करेंगे। इफ एन ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी इज पास्ड अगेंस्ट ए डेटर बाय द कोर्ट, कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ, डेटर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास कर दिया, यानी कि ये डेटर अपने लोन को रीपे करने के अंदर असमर्थ है और कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास कर दिया, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर विल बी वेस्टेड विद द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। उस केस के अंदर डेटर की संपत्ति को एक व्यक्ति के हवाले कर दिया जाएगा एंड दैट पर्सन इज नोन एज ऑफिशियल असाइनी। स्टूडेंट ध्यान देंगे, कोर्ट ने एक डेटर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास कर दिया। अब उस इंसॉल्वेंट पर्सन की जो भी असेट्स हैं उसको एक व्यक्ति को सौंप दी जाएगी, दैट पर्सन इज नोन एज ऑफिशियल असाइनी, और ये व्यक्ति कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ऑफिशियल असाइनी का क्या काम होगा? ऑफिशियल असाइनी डेटर की असेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करेगा और क्रेडिटर की पेमेंट करेगा। अब डेटर की सारी संपत्ति ऑफिशियल असाइनी के कब्जे में आ गई। ऑफिशियल असाइनी इसकी सेल करके जो पैसा रियलाइज करेगा वो उससे क्रेडिटर की पेमेंट को करेगा। दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। नाउ आई मूव ऑन टू ऑफिशियल रिसीवर। An official receiver is an officer of the court. An official receiver OR is an officer of the court to which they are attached. ये कोर्ट का एक ऑफिसर है। The OR is answerable to the courts for carrying out the court's order. कोर्ट कुछ भी ऑर्डर देती है, OR को उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। This OR acts as an interim receiver or provisional liquidator. स्टूडेंट इन दोनों बातों को समझेंगे। इंटरिम, इन बिटवीन रिसीवर और प्रोविजनल लिक्विडेटर। एट एनी टाइम आफ्टर ए पिटीशन फॉर एन इंसॉल्वेंसी ऑर्डर हैज बीन प्रेजेंटेड। कोर्ट के अंदर अभी एक व्यक्ति के इंसॉल्वेंसी के लिए एक पिटीशन, एक रिक्वेस्ट फाइल की गई है। कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति की इंसॉल्वेंसी के लिए एक रिक्वेस्ट फाइल की गई है। कोर्ट उसी समय एक OR को, ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर देती है एज एन इंटरिम रिसीवर। इसको हम इन बिटवीन रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं इंडिविजुअल के केस के अंदर, और इसी व्यक्ति को हम नाम देंगे प्रोविजनल लिक्विडेटर इन केस ऑफ कंपनी। सो जब एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी की रिक्वेस्ट, पिटीशन फाइल किया गया है, उस केस के अंदर कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देती है इंडिविजुअल के केस के अंदर एज एन इंटरिम रिसीवर और कंपनीज के केस के अंदर एज ए प्रोविजनल लिक्विडेटर। हम इस इंटरिम रिसीवर या प्रोविजनल लिक्विडेटर को नाम देंगे OR। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द डेटर्स प्रॉपर्टी और टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनीज अफेयर पेंडिंग द आउटकम ऑफ द हियरिंग ऑफ द पिटीशन। जब तक कोर्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी का पिटीशन फाइल किया गया है, उस समय तक डेटर की संपत्ति का कंट्रोल या कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल इस ऑफिशियल रिसीवर के पास आ जाएगा। जिसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किया गया है, अगर ये व्यक्ति इंडिविजुअल है तो हम उस केस के अंदर कोर्ट के द्वारा जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे वो व्यक्ति इंटरिम रिसीवर की तरह काम करेगा। अगर कंपनी के बिहाफ पर इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किया गया है तो उस केस के अंदर कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी, दैट पर्सन विल बी प्रोविजनल लिक्विडेटर। हम इन दोनों व्यक्तियों को, इंटरिम रिसीवर और प्रोविजनल लिक्विडेटर, दोनों व्यक्तियों को OR का नाम देंगे, ऑफिशियल रिसीवर। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट्स को समझने के लिए ये ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर बहुत जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट, 8th वन, द इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, सेल के केस के अंदर तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, बायर को ऑनरशिप मिल गई। In a contract of sale, if buyer becomes insolvent before he pays for the goods to the seller, but the ownership has been transferred to the buyer, seller must deliver goods to official receiver or official assignee, as the case may be. Seller can only claim a rateable dividend for the price of the goods. Student, इस बात को देखेंगे, सेल के केस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई,
लेकिन बायर ने अभी पेमेंट नहीं करी, सेलर अनपेड सेलर है। इस केस के अंदर ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी सेलर को कह सकता है गुड्स ट्रांसफर करो, क्योंकि गुड्स बायर के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो चुकी हैं। जो सेलर है वो अभी तक अनपेड सेलर है, बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं करी, तो सेलर बायर का एक क्रेडिटर बन गया। जितनी पेमेंट बायर के दूसरे क्रेडिटर्स को मिलेगी उसी रेशियो से पेमेंट सेलर को यहां पर मिल जाएगी। अज्यूम कीजिएगा कि बायर की असेट्स बेचने के बाद सारे क्रेडिटर्स को 50% पैसा ही मिल सकता है। उस केस के अंदर इस सेलर को भी 50% ऑफ द परचेज प्राइस ही मिलेगा। इस बात को हम नाम देते हैं रेटेबल डिविडेंड। नाउ लुक एट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। इन एन एग्रीमेंट टू सेल, इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड हैज नॉट येट पेड द प्राइस, seller is not bound to part with the goods until he is paid for. सेलर ने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सेल का केस है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, लेकिन बायर ने प्राइस पे नहीं किया। सेलर गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर सकता है जब तक उसको पेमेंट नहीं की जाएगी। सो सेलर इस केस के अंदर गुड्स की डिलीवरी ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को देने से इनकार कर सकता है, because the ownership belongs to seller. Similarly, next point के अंदर हम बात करेंगे insolvency of the seller. इस केस के अंदर seller insolvent हो गया, सेल का केस है, ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई। In a contract of sale, if seller becomes insolvent, the buyer being the owner, goods का ऑनर बायर है, buyer being the owner is entitled to recover the goods from the official receiver or official assignee. अगर सेलर ने गुड्स को डिलीवर अभी तक नहीं किया तो बायर ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी से गुड्स का क्लेम कर सकता है। बायर कैन कंपेल द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी टू डिलीवर द गुड्स टू हिम। बायर ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को कंपेल कर सकता है कि गुड्स उसको दी जाए, बिकॉज द ओनरशिप बिलोंग्स टू हिम। इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल के केस के अंदर ऑनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर। ये तो ऑनरशिप फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। इफ द बायर हु हैज पेड द प्राइस फाइंड्स दैट द सेलर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर ने प्राइस पे कर दिया और सेलर इंसॉल्वेंट बन गया, इट मीन्स बायर सेलर का एक क्रेडिटर बन गया। जितना सेलर के बाकी के क्रेडिटर्स को अमाउंट मिलेगा, बायर को सेलर की इंसॉल्वेंसी के अंदर उतना ही रेटेबल डिविडेंड मिल जाएगा। रेटेबल डिविडेंड मींस उतना प्रोपोर्शन से इसको अमाउंट मिल जाएगा। जितना अमाउंट सेलर के बाकी के क्रेडिटर्स को मिलेगा उसी परसेंटेज से अमाउंट यहां पर बायर को मिल जाएगा। बिकॉज द प्रॉपर्टी इन देम, द ओनरशिप इन गुड्स हैज नॉट येट पास टू हिम। यहां पर अभी ऑनरशिप पास नहीं हुई। Buyer cannot compel the official receiver or official assignee to sell and deliver goods to him because buyer is not the owner. लेकिन अगर buyer ने कुछ एडवांस पेमेंट कर दी है तो buyer seller का एक क्रेडिटर माना जाएगा और जितना seller के बाकी के क्रेडिटर्स को हिस्सा मिलेगा प्रोपोर्शन के अंदर, उतना ही प्रोपोर्शन buyer को एज ए क्रेडिटर ऑफ द सेलर मिल जाएगा। यहां पर ये हमारे 9 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपके सामने इन्हीं पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूं। लेट अस समराइज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यहां पर मैं सिंपली आपके सामने इन पॉइंट्स को मेंशन करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने बात करी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की। द सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल के केस के अंदर इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एट सम फ्यूचर टाइम। द थर्ड पॉइंट, ट्रांसफॉर्म। सेल के कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, बट एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल व्हेन दिस इज एग्जीक्यूटेड। फोर्थ पॉइंट, राइट अगेंस्ट। इन द केस ऑफ ए सेल द बायर गेट्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बायर गेट्स द राइट अगेंस्ट ओनली द सेलर। Seller's right of resale.
इन केस ऑफ ए सेल ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो सेलर रीसेल नहीं कर सकता, लेकिन इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सेलर कैन रीसेल द गुड्स। 6 पॉइंट, राइट टू रिकवर प्राइस। अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी तो सेल के अंदर सेलर स्यू कर सकता है बायर को प्राइस की पे करने के लिए, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो राइट टू रिकवर प्राइस इज नॉट अवेलेबल। 7th पॉइंट, इंसिडेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस। सेल के केस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क ऑफ लॉस बायर का है, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी ऑनरशिप सेलर की है तो कुछ भी लॉस होता है, गुड्स डैमेज होती हैं या गुड्स के अंदर कुछ भी नुकसान हो जाता है, उस केस के अंदर रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ सेलर इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अभी हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर और इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर के केसेस को भी देखा कि ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी इन दोनों केसेस के अंदर कहां पर गुड्स को देंगे और कहां पर सिर्फ रेटेबल डिविडेंड रिकवर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द 9 पॉइंट्स इन केस ऑफ difference between sale and agreement to sell. Thank you very much.